मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है रेलवे पार्ट 4 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, और उसके अंदर हमारा एक टॉपिक है इंजंक्शंस। हम इंजंक्शंस के बारे में देखेंगे कि कोर्ट कब इंजंक्शंस होती क्या हैं, कोर्ट कब उन्हें ग्रांट करती है, कब ग्रांट नहीं करती, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। एन इंजंक्शन इज़ एन ऑर्डर मेड बाय द कोर्ट। इंजंक्शन बेसिकली एक ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट से लिया बाय दैट रिक्वायर्स अ पार्टी टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सर्टेन एक्ट। जो किसी पार्टी के करने से किसी पार्टी को रिक्वायर होता है कि वो पार्टी कोई काम करे या किसी काम करने से रुक जाए। इट इज़ ग्रांटेड टू रिस्ट्रेन द अनड्यू एक्सरसाइज ऑफ एक्स राइट्स टू प्रिवेंट रॉन्ग एंड टू रिस्टोर द वायलेटेड पोजेशंस। ये ग्रांट किया जाता है किसी को रिस्ट्रेन करने के लिए, किसी को रोकने के लिए। अनड्यू एक्सरसाइज जो उसके राइट्स बनते ही नहीं है, उसी के ऊपर उसके राइट्स अगर वो कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको रोकने के लिए और उसको जो रॉन्ग कमिट करने के लिए, उसको रॉन्ग से प्रिवेंट करने के लिए, और उसके जिसके पास उसके जो वायलेटेड पोजेशन है उसको उससे रोकने के लिए। ठीक है। पार्टी दैट फेल्स टू कंप्लाई विद द इंजंक्शन फेसेस क्रिमिनल और सिविल पेनल्टीज़। जो बंदा पेनल्टीज़ जो है फेल करता है कंप्लाई, जो इंजंक्शन अगर कोर्ट ने दे दी और उसको मानता नहीं है तो उसको सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ कुछ पेनल्टीज़ उसके ऊपर होते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंजंक्शन। इंजंक्शन की हम डेफिनेशन अगर देखें, इंजंक्शन इज़ अ जुडिशियल ऑर्डर वेयर द पार्टी इज़ ऑर्डर टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग और टू डू और एक्ट और द थिंग। ठीक है। जहाँ पे कोई बंदा किसी के बंदे को रोका जाता है या किसी बंदे को कहा जाता है कि कोई भी काम करें या किसी काम करने से रुक जाएं, तो वो इंजंक्शन होती है। रेलिवेंट प्रोविज़न अगर हम इसकी बात करें, इसकी जो रेलिवेंट 52 से लेकर 57 जो हमारे सेक्शन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो हमारा डील करता है इंजंक्शन से। प्रिवेंटिव रिलीफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6। अब ये हम लोग देखते हैं कि प्रिवेंटिव रिलीफ होता है कि बेसिकली एक तरह का प्रिवेंटिव रिलीफ है। A specific relief is granted by preventing a party from doing any act। ये स्पेसिफिक रिलीफ होता है जो कि ग्रांट किया जाता है किसी पार्टी को, प्रिवेंट किया जाता है कि किसी कोई एक्ट से रोका जाए विच इज़ अंडर द एन ऑब्लिगेशन नॉट टू डू सो, जिसके लिए वो ऑब्लिगेटरी है, जिसके लिए उसकी ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर कि वो को काम ना करे। दिस रिलीफ इज़ नॉन एज प्रिवेंटिव रिलीफ, और ये रिलीफ कहते हैं प्रिवेंटिव रिलीफ। एंड इज़ ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट बाय द इंजंक्शन। और ये बेसिकली डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट पे दिया जाता है, और ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कोर्ट से ग्रांट करे या ना करे। द रिलीफ कैन नॉट बी एक्सरसाइज अ मैटर ऑफ राइट, और इसको एज अ मैटर ऑफ राइट आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। काइंड्स ऑफ इंजंक्शन। इंजंक्शन की कौन कौन सी काइंड्स हैं? दो तरह की काइंड्स हैं इंजंक्शन की। एक टेम्परेरी इंजंक्शंस होती हैं आपकी, और एक होती हैं आपकी ये जो होती हैं आपकी टेम्परेरी इंजंक्शंस होती हैं, और एक आपकी परमानेंट इंजंक्शंस होती हैं। अब बेसिकली इंजंक्शंस अगर आप थोड़ा सा इनको देखें तो टेम्परेरी इंजंक्शंस, इसका अगर आप नॉर्मल वर्ड्स में जो आजकल जो वर्ड जो स्टे के लिए यूज़ होता है, जो स्टे किसी चीज़ के ऊपर ले लिया जाता है, उसको हम लोग इंजंक्शन कहते हैं। टेम्परेरी इंजंक्शन और सच इंजंक्शन विच कंटिन्यू अंटिल द फर्दर नोटिस। ठीक है। टेम्परेरी इंजंक्शन आपकी वो इंजंक्शन होती हैं जो आपकी तब तक होती हैं जब तक कोई अडल फर्दर नोटिस नहीं आता। ठीक है। आप जैसे ही किसी कोर्ट में आप जाते हैं, आप वहाँ पे टेम्परेरी इंजंक्शन आप कहते हैं कि जी हमें इंजंक्शन ग्रांट कीजिए टेम्परेरी, जब तक इस केस का फैसला नहीं होता तब तक इसको इंजंक्ट कर दिया जाए कि इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, इस कंपनी के ऊपर स्टे हो जाएगा, टेम्परेरी स्टे उसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोई और फर्दर नोटिस नहीं आया, कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आया। ठीक है। तब टेम्परेरी इंजंक्शन इज़ द कोर्ट ऑर्डर दैट प्रोहिबिट्स समवन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। ये टेम्परेरी इंजंक्शन वो होती है जो किसी बंदे को स्पेसिफिक टाइम के लिए कोई चीज़ रोक देती है कि आपने इस टाइम तक ये काम नहीं करना। ठीक है। दे मे बी ग्रांटेड एट एनी टाइम ऑफ द सूट एंड रेगुलेटेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये बेसिकली सिविल प्रोसीजर ऑर्डर आपका ऑर्डर 9 जो है उसका ऑर्डर 39 के जो है ना वो रूल 1 और 2 जो है ना वो आपका ये डील करता है इसके टेम्परेरी इंजंक्शन से और जो इसके परमानेंट इंजंक्शन से। टेम्परेरी इंजंक्शन में ओनली भी ग्रांटेड इन पेंडिंग सूट। ये बेसिकली सीपीसी इसको डील करता है, और ये तब तक होता है जब तक पेंडिंग होता है सूट। ठीक है। जब तक सूट कोर्ट में पेंडिंग रहेगा तब आप जैसे ही कोर्ट में एंटर होते हैं आप, ठीक है, और कोर्ट से आप पहला काम ये होता है आप टेम्परेरी स्टे उसके ऊपर ले लेते हैं, टेम्परेरी इंजंक्शन ले लेते हैं आप उसके ऊपर टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता। एग्जाम्पल इसके, इफ अ पर्सन इज कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग एंड वायलेशन द म्युनिसिपल रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई बंदा बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उसको जो म्युनिसिपल रूल्स हैं उस एरिया के उसको वायलेट कर रहा है। द कोर्ट में ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन अंटिल द मैटर रिजॉल्व। जब तक मैटर रिजॉल्व नहीं होता तब तक वो उसको रोक सकते हैं कि अभी तक आपने इसके ऊपर कोई आगे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग अ टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन कब ग्रांट की जाती है? ठीक है। टेम्परेरी इंजंक्शन का सबसे पहले आप उसमें आता है प्राइमा फेसाई केस। आपका जो केस होना चाहिए वो प्राइमा फेसाई होना चाहिए, सामने नज़र आना चाहिए कि यार वाज़ेह नज़र आना चाहिए कि सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये ऐसे ही है, ये इसी तरह ही है। ठीक है। और ये केस बनता है। द टर्म प्राइमा फेसाई मीन्स द फेस्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है। जो भी आपका मीन्स अपेरेंटली द पर्सन इज एलिजिबल टू एस्टैब्लिश अ केस। अपेरेंटली नज़र आ रहा हो कि यार इस बंदे का राइट बनता है और यही बंदा इस केस को इस्टेब्लिश कर सकता है, ये बंदा इस केस का चला सकता है, यही बंदा इसके लिए प्लेंटिफ बनने के काबिल है और ये केस कर सकता है, इसके लिए ये एंटाइटल्ड है। द प्लेंटिफ हैज़ टू इस्टेब्लिश प्राइमा फेसाई केस फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए इसने सबसे पहले बताना है कि मेरा प्राइमा फेसाई केस है और मैं इस केस में प्राइमा फेसाई मेरा केस नज़र आ रहा है, मैं बन सकता है और मैं इसका प्लेंटिफ ही मैं ही हूँ। द एप्लीकेंट इज़ नॉट टू रिक्वायर्ड मेक आउट क्लियर द टाइटल बट ओनली टू शो द मैटर्स शुड बी प्रिजर्व इन स्टेटस को।
ठीक है। एप्लीकेंट ने ये नहीं बताना कि मेरा सिर्फ क्रिएट कोई टाइटल वगैरह उसने नहीं बताना कि मेरा कोई टाइटल है, बस इसने ये बताना है कि उसको तब तक प्रिजर्व किया जाए, उसका जो स्टेटस को है, जो मतलब जो करंट स्टेटस है उसको स्टेटस उसी करंट स्टेटस पर रखा जाए, इससे ज़्यादा उस पर कंस्ट्रक्शन या कोई भी चीज़ आगे उसका स्टेटस बढ़ाने की कोशिश ना की जाए। ओरिजिनल स्टेटस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, स्टेटस को का मतलब होता है कि ओरिजिनल स्टेटस उसी के अंदर जितनी देर केस चलेगा उतनी देर जो है वही आपका उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर कोई ऐसी और आगे चीज़ नहीं आनी चाहिए, कोई उसमें आगे कोई चीज़ एडिशन नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे है उसको वहीं पे रोक दिया जाए और उसके आगे कोई भी काम ना किया जाए। दूसरा जो कंडीशन है वो आपका इररिपेयरेबल लॉस होना चाहिए। ये अब वो की कंडीशन है जिसमें आपको टेम्परेरी इंजेक्शन, अगर ये चीज़ें होंगी 3 चीज़ें तो फिर आपको टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट की जाएगी। The applicant must further show that irreparable injury will occur to him if the injunction is not granted। उस दूसरी बात उसने बतानी है कि देखें अगर इंजंक्शन मुझे ना दी गई तो मुझे irreparable लॉस होगा। irreparable लॉस ये वाला लॉस होगा कि जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। और occur to him and not granted and there is no other remedy open to him by which could protect himself from the consequences। और उसके पास कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है जिससे वो उस इंजरी से कॉन्सिक्वेंसेस से बच सके। द टर्म irreparable लॉस रेफर्स टू द इंजरी विच कैन नॉट बी एडिक्वली कंपनसेटेड बाय डैमेजेस। ये वो वाली है जिससे कोई आप डैमेजेस वगैरह से जिससे आप नहीं ले सकते, ठीक है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, तीसरा आपको आना चाहिए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मस्ट बी इन द फेवर ऑफ ग्रांटिंग टेम्परेरी इंजंक्शन। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ये होना चाहिए कि टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करने से बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस होगा। प्लेंटिफ हैज़ टू प्रूव दैट इनकन्वीनियंस विच इज़ लाइकली टू बी अराइज इन द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर नॉट इंजंक्शन ग्रेटर दैन। अच्छा, उसने बताना है कि अगर इंजंक्शन ग्रांट कर दी जाए तो उसकी जो है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना बैलेंसिंग उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना कम होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर उसको ग्रांट ना की गई, ठीक है। Plaintiff has to prove that inconvenience which is likely to be arise in consequences of not granting injunction। अगर इंजंक्शन ग्रांट नहीं की जाएगी तो जो consequences होंगे वो हायर होंगे then the inconvenience caused by the other party if failed grant। अगर इंजंक्शन उससे ज़्यादा होंगे अगर दूसरी पार्टी को ग्रांट करने से अगर जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो जो मेजर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो ज़्यादा होंगे इससे कि वो दूसरी पार्टी को जो होंगे ग्रांट करने से, ठीक है। तो मेरे जो है ना कॉन्सिक्वेंसेज मुझे ज़्यादा फेस करना है, मैंने बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ज़्यादा है मेरे हक़ में है, तो इस वजह से बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस जो है ना वो आपका है तो वो मुझे कर दें। दूसरी हमारे पास आती हैं जी जो आती हैं वो है परपेचुअल इंजेक्शंस, जो हमें परमानेंट इंजेक्शंस भी नहीं कहते हैं। परपेचुअल इंजेक्शन परमानेंट इंजेक्शन विच फाइनली डिस्पोजेज ऑफ द सूट। ये बेसिकली एंड पे जब आपका सूट हो जाता है उसके बाद एंड पे दे दिया जाता है कि यार ये स्टे ये इंजेक्शन हो गई है, ठीक है, अब ये इस पार्टी की है। अब परपेचुअल इंजेक्शन इज नॉट ओनली ग्रांटेड बाय अ डिग्री मेड बाय एट द हियरिंग ऑफ द केस ऑन द मेरिट्स ऑफ द। परपेचुअल इंजेक्शन ओनली ग्रांटेड तब ही उससे ग्रांट किया जाता है जब फाइनल डिग्री होती है कोर्ट की और उसके ऊपर एक इंजंक्ट कर दिया जाता है अगले बंदे को कि अब आपने इसके ऊपर कोई काम नहीं करना, अब आपने म्युनिसिपल रूल्स का आपने वायलेट कर लिए, अब आप इसको उसके आगे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन इस पर नहीं होगी। एंड दिस इंजेक्शन राइट्स आर गिवन परमानेंटली, और ये परमानेंटली दी जाती हैं, पक्के पूरी ज़िंदगी के लिए होते हैं। व्हेन ग्रांटेड, ये कब ग्रांट किए जाते हैं, ठीक है। परपेचुअल इंजेक्शन इन मेरे फॉलोइंग क्लासेस ब्रीच ऑफ एनी ऑब्लिगेशन, जब किसी ऑब्लिगेशन की ब्रीच हो, किसी बंदे ने कोई चीज़ ऑब्लिगेशन और वो उसकी ब्रीच कर रहा हो। टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ द ऑब्लिगेशन एक्सरसाइज इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अराइज टू द कॉन्ट्रैक्ट और एनी ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है। प्रिवेंट इसको जो तब किया जाता है जब किसी चीज़ को आपने प्रिवेंट करना हो, किसी टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन थी, ठीक है, किसी वो कोई बंदा उसको ब्रीच कर रहा है, उसको ब्रीच करने से रोकने के लिए आपने जो इंजेक्शन देनी हो परपेचुअल जो परमानेंट इंजेक्शन होगी। एग्जिस्टिंग इन द फेवर ऑफ द टू ब्रीच द प्रिवेंट इन एग्जिस्टिंग इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, और ये प्लेंटिफ के फेवर में वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कोई उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, ठीक है। कोई प्लेंटिफ के ऊपर या दूसरे बंदे के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन थी उसने करनी थी। ए लीज लैंड टू बी, ठीक है, ए ने लीज की लैंड बी को एंड कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू डिग द ग्रेव, और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसके ऊपर कोई ग्रेव वगैरह डिग नहीं करेगा। इफ़ बी डज सो देन ए विल सू इन इंजंक्शन एंड रिस्ट्रेन बी फ्रॉम डिगिंग एंड वायलेशन। अब देखें दो बंदों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार ये ज़मीन उसने लीज पे दी, उसने कहा तुमने इस पर कोई ग्रेव वगैरह कोई डिग नहीं करनी, ठीक है। वो क्या करता है उस पर ग्रेव डिग कर देता है बाद में, और वो फिर कोर्ट में सू कर देता है उसे और उस पर इंजंक्शन ले देता है कि अब वो कहता है कि तुमने इसके ऊपर नहीं करनी। अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन कोई कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन कोई वायलेट हुई है तो उसको उसके लिए भी फिर इंजंक्शन होती है, ठीक है। इन्वेजन क्रैप्ट और थ्रेट टू इन्वेड, ठीक है। आपको इन्वेड का कोई कैप्चर होने का वेयर द डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन्स टू इन्वेड्स द राइट ऑफ द प्लेंट, जब उसने किसी को धमकाया है, उसने उसको कहा कि मैं तुम्हारा राइट ले लूँगा या कुछ भी ऐसा है, और एन्जॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी द कोर्ट में ग्रांट परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। परपेचुअल इंजंक्शन वेयर द डिफेंडेंट इन्वेड्स, ठीक है, डिफेंडेंट किसी को थ्रेट करता है, कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी कैप्चर कर लूँगा, ठीक है, या मैं तुम्हारा राइट जो है वो प्लेंटिफ का वो कैप्चर कर लूँगा, वो इन्वेड कर लूँगा, या तुम्हारी इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी उसको एंजॉय नहीं करने देता अपनी, तो तब जो है ना तब उसके ऊपर ये जो है ना ये परपेचुअल इंजंक्शन उसके ऊपर लगती हैं। और ये कब कब दी जाती हैं, वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ सेल एज ट्रस्टी, ठीक है। व्हेन द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी, जब आपका जो डिफेंडेंट है वो ट्रस्टी है, आपने किसी बंदे को ट्रस्टी प्रॉपर्टी दी, ठीक है, आपने उसको ट्रस्टी कर दिया, अब वो आपको उसमें एंटर ही नहीं होना दोबारा, तो फिर आपने उसको इंजेक्शन देनी है, ठीक है। वेयर देयर इज़ नो स्टैंडर्ड ऑफ असर्टिंग द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय द इन्वेजन,
ठीक है, पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट। अब कोई ऐसा भी इन्वेजन से कोई कैप्चर दे या कुछ भी इससे कोई वो पता नहीं चल रहा है, जर्टेन ना कर रहा है कि एक्चुअल डैमेज हुआ क्या है, ठीक है, जो कॉज एक्चुअल उस इन्वेजन से क्या एक्चुअल हो रहा है, क्या डैमेज हो रहा है। जैसे पोल्यूशन को एनवायरनमेंट में हो रही है तो उससे हमें पता ही नहीं है कि कैसे कितना इस पर डैमेजेस कितने आ सकते हैं या कुछ भी है। तो व्हेन देयर इज इन्वेजन इन सच दैट मॉनेटरी कंपनसेशन वुड नॉट बी एवरी, जब ऐसी कोई इन्वेजन उसने कैप्चर कर लिया हो, ठीक है, कि उसको डैमेजेस देने के लिए या कुछ भी करने के लिए वो काफ़ी ना हो, उसके डैमेजेस मॉनेटरी कंपनसेशन काफ़ी ना हो। व्हेन मॉनेटरी कंपनसेशन कैन नॉट बी गिवन, जब मॉनेटरी कंपनसेशन दी ही ना जा सकती हो, ठीक है। वेयर द इंजंक्शन इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, और इंजंक्शन वहाँ पे ज़रूरी हो कि ताकि मल्टीप्लिसिटी जो है ना कि बाद में बार बार केसेस जुडिशियल प्रोसीडिंग की ज़्यादा से ज़्यादा केसेस ना बनते जाएँ, ठीक है, तब इंजंक्शन दी जाती है। यहाँ पे अब ये है कि देखें, अगर किसी ने इन्वेड कर लिया है, कोई इसने थ्रेट कर लिया कि मैं तुम्हारा राइट पर कर लूँगा, अब अगर हमें पता ही नहीं है उसके इन्वेजन से, उस कैप्चर से उसने जो उसका राइट किया, उससे हमें पता ही नहीं है कि उससे क्या उसका हुआ है, उससे क्या प्लेंटिफ को क्या ट्रस्टी के उसने जो उससे नुकसान हो रहा है उसको, तो इसके जो नुकसान हो रहा है वो कोई ऐसा है कि मॉनेटरी कंपनसेशन उसके लिए काफ़ी नहीं है, तो फिर इंजंक्शन आप देते हैं, फिर उसको ऑर्डर किया जाएगा कि आप इसको एंटर होने दें अपनी लैंड में, ये इसकी लैंड है, ठीक है। अब तीसरी हमारे पास है मैंडेटरी इंजंक्शन। अब जो मैंडेटरी इंजंक्शंस क्या होती हैं? मैंडेटरी इंजंक्शन इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट्स दैट रिक्वायर्स अ पर्सन और एंटिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ड्यूटी और टू डू एक्ट। मैंडेटरी इंजंक्शन वो होती हैं जो कोर्ट जो किसी बंदे को किसी एंटिटी परफॉर्म की कोई ड्यूटी एक्ट करने के लिए परफॉर्म कर, अब वो ड्यूटी बाउंड था, उसने कोई एक्ट नहीं किया या कुछ भी ऐसा था, तो उसको फिर बाउंड कर देते हैं कि आप इंजंक्शन देते हैं कि आपने ये काम करना है, एक्ट करें। In this type of injunction, the plaintiff seeks to compel the defendant to affirmative action and correct the wrong, prevent him harm। ठीक है, अब कोई बंदा ऐसा कोई काम कर रहा है, ठीक है, और वो आपको पता है कि उसको काम अपना ड्यूटी है उसकी, आप किसी के पास गए उसकी ड्यूटी है, उसने काम करना है, वो नहीं कर रहा, आप इंजंक्शन लेते हैं, आप उसको उसको ऑर्डर करते हैं कि आप ये काम करें। ए बीइंग अ मेडिकल एडवाइज़र थ्रेटन्स टू पब्लिश रिटन कम्युनिकेशन विद हिम। ए एंड बी इज़ मेडिकल एडवाइज़र, ठीक है, ए बीइंग ए जो होता है बी का जो है ना मेडिकल एडवाइज़र है, ठीक है, थ्रेटन्स टू पब्लिश रिटन कम्युनिकेशन विद हिम, और वो उसको थ्रेट करता है कि मैं आपको जो है ना रिटन जो है ना आपकी जो कम्युनिकेशन है वो जो पब्लिश करूँगा। शोइंग दैट द बी इज़ हैज़ ए मॉरल लाइफ, और वो जो शो कर रहा है कि बी की जो लाइफ है वो है मॉरल है। बी मे ऑब्टेन इंजेक्शन नॉट ओनली टू रिस्ट्रेन द पब्लिकेशन बट आल्सो गिव अप एंड डिस्ट्रॉय द रिटन डॉक्यूमेंट। बी सिर्फ ये इंजेक्शन नहीं लेगा कि वो उसको ना करे, रिस्ट्रेन ना करे, वो ये भी करेगा कि उससे लेगा कि जब वो रिटन जो कम्युनिकेशन उसके पास है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है, वो कोई एक्ट करने के लिए कि जब कोर्ट ऑर्डर करती है तो मैंडेटरी इंजंक्शंस होती हैं। केसेस वेयर मैंडेटरी इंजंक्शन नॉट ग्रांटेड, कब आपको मैंडेटरी इंजंक्शंस नहीं दी जाती। वेयर इंजरी कैन बी फेयरली कंपनसेटेड बाय डैमेज, जब आपकी कोई इंजरी है वो डैमेजेस से आपकी पूरी हो रही है तो आपको इंजंक्शन नहीं दी जाएगी। वेयर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट, जब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपका जो है ना डिफेंडेंट की फेवर में हो, ठीक है। वेयर द अलेज ऑब्स्ट्रक्शन इज़ टेम्प्रेरी, जब आपकी जो अलेज है ना वो आपकी टेम्प्रेरी नेचर में होती है, ठीक है, अलेज जो ऑब्स्ट्रक्शन आपने बताई है, ठीक है। व्हेन द कंडक्ट ऑफ प्लेंटिफ इज़ नॉट सूटेबल फॉर असिस्टेंस ऑफ कोर्ट, जब प्लेंटिफ का अपना जो है ना सिस्टम जो है अपना जो उसका जो कंडक्ट है वही सूटेबल नहीं है, ठीक है। लिमिटेशन अगर हम बात करें 6 ईयर्स लिमिटेशन पीरियड है इसकी इंजंक्शन की, ठीक है। डिस्क्रिशन इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू नॉट टू ग्रांट और रिफ्यूज़ मैंडेटरी, ये इसके जो है ना 6 महीने के अंदर आपने 6 साल के अंदर आप लोग इसको केस को लेके आ सकते हैं अगर किसी का इंजंक्शन आपने देनी है, और ये डिस्क्रिशन होती है कोर्ट की कि वो रिलीफ दे या ना दे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है प्रोहिबिटरी इंजंक्शंस, ये हमारी चौथी टाइप है इंजंक्शन की, प्रोहिबिटरी और नेगेटिव इंजंक्शन। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दैट प्रोहिबिट्स द पार्टी फ्रॉम एंगेजिंग इन अ पर्टिकुलर एक्शन, ठीक है, वो प्रोहिबिट कर देते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। In this type of injunction, the plaintiff believes that the defendant's action is causing harm or threaten causes harm, ठीक है। And the plaintiff believes that the defendant action, ठीक है, अगर कोई किसी डिफेंडेंट का आपको एक्शन जो है वो हार्म कर रहा है, ठीक है, अब उसको रोक देते हैं वो काम करने से, प्रिवेंटिव होता है, वो काम कोई करने से उसे रोक दें। प्रिवेंटिव एक्शन कैन बी टेम्प्रेरी और परमानेंट, ये टेम्प्रेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली 2 टाइप्स ही हमारे पास होती हैं, टेम्प्रेरी और परमानेंट, ठीक है। ये जो आगे 2 मैंडेटरी और जो ये है ना ये हमारी फर्दर टाइप्स आती हैं, ठीक है, और ये परमानेंट भी हो सकती हैं और टेम्प्रेरी भी हो सकती हैं, ये किस नेचर ऑफ द केस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। इफ़ अ पर्सन इज डैमेजिंग समवन एल्स प्रॉपर्टी, अगर कोई बंदा किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, द कोर्ट में ग्रांट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन टू प्रोहिबिट द पर्सन फ्रॉम फर्दर डैमेजिंग, उसको प्रोहिबिट कर देते हैं फर्दर डैमेज के लिए, ठीक है। इंजंक्शन परफॉर्म नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द एग्रीमेंट comprises of an agreement to do an act and coupled with the negative agreement to not to do an act, then the court may compel to perform a negative agreement, ठीक है। where the agreement comprises of the agreement to do an act, ठीक है, किसी कोई आपका एग्रीमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि आपने ये काम करना है और उसको कपल है वो उसके साथ एक ये कंडीशन भी कुछ लगी है कि आपने साथ ये काम नहीं भी करना, अगर आपको तभी ये काम आपने अगर ये करना है तो आपने ये काम साथ नहीं करना। then the court में A sells the shops to B with goodwill, A ने शॉप को B को भेजी अपने गुडविल के साथ, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्टेड A will not do the same business to the same in the same locality,
पेनल्टी। और उसने उसके साथ ये भी कंडीशन लगाई कि उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी, साथ कंडीशन लगाई कि आपने इस लोकेलिटी में सेम बिजनेस सेम नाम के साथ नहीं करना। इफ़ ही डज सो द कोर्ट विल कंपल टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। ठीक है, तो फिर कोर्ट उसको कहेगी कि नेगेटिव एग्रीमेंट आपने इसको वायलेट नहीं करना, इसको जो नेगेटिव एलिमेंट आपके दरमियान हुआ है उसको पूरा करें। अगर इसने कहा है कि सेम लोकेलिटी में आपने नहीं करनी तो आपने सेम लोकेलिटी में बिज़नेस नहीं करना। जी, हम लोग इसके बाद देखेंगे कि व्हेन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, कब आपको इंजंक्शन जो है वो ग्रांट नहीं की जाएंगी। सबसे पहले क्या, जब अगर आपने किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग को स्टे करना है तो आपको तब भी आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं की जाएगी। टू स्टे प्रोसीडिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट की प्रोसीडिंग को आपने रोकना है तब भी नहीं। टू इंटरफेयर इन द पब्लिक ड्यूटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, किसी फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी जो पब्लिक ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए किसी को नहीं रोका जाएगा। टू स्टे प्रोसीडिंग इन क्रिमिनल मैटर्स, किसी क्रिमिनल मैटर्स के अंदर प्रोसीडिंग के स्टे करने के लिए नहीं है। टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इज़ नॉट स्पेसिफिकली, किसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी को रोकने के लिए जिसकी परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती उसको अगर आपको इंजंक्शन नहीं दिलवा सकते। टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एंड एक्ट विच इज़ नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल क्लियर न्यूसेंस, अगर कोई क्लियर ही नहीं है कि न्यूसेंस है या नहीं है, ठीक है, तो आप फिर उसके ऊपर भी आपको इंजंक्शन नहीं मिलेगी। टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ द विच एप्लीकेंट हैज़ कंसेंटेड, ठीक है, अब कोई एप्लीकेंट ने इसको खुद कंसेंट किया है कि यार ये तुम ये काम कर लो, उसके बाद वो इस पर इंजंक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, व्हेन एनी अदर टू प्रिवेंट व्हेन अदर एनी अदर अफेक्शियस मोड ऑफ प्रेजेंट फॉर रेमेडी, अब कोई और अफेक्शियस मोड है रेमेडी को प्रिवेंट करने के लिए तब भी नहीं। व्हेन द कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट और एजेंट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द असिस्टेंस ऑफ कोर्ट, जब आपका जो एप्लीकेंट है उसी का अपना ही जो सूटेबल कंडक्ट है वही आपका ठीक नहीं है। ठीक है, व्हेन द एप्लीकेंट हैज़ नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द केस, जब एप्लीकेंट का कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं होगा केस में तो फिर आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं की जाएगी। तो ये हमारा इंजंक्शन का टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।